Hey everyone, welcome back to the channel. This is Jessicate, and now we are learning this subject named corporate governance, and the unit of the subject is number 2. इस यूनिट का नाम है रीसेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जैसे यूनिट का नाम ही इश्यूज और चैलेंजेस हैं, तो कहीं ना कहीं और जितने भी टॉपिक्स होंगे वो इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करते होंगे। सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं that earlier companies were small, but slowly companies became huge, multinational, powerful. Now problems started. Managers and directors got too much power. This created fraud, insider trading, corruption, misuse of company money, fake accounting, exploitation of shareholders. यहाँ बताया गया है पहले क्या होता था, कंपनीज बहुत छोटी हुआ करती थी, ठीक है। धीरे धीरे कंपनीज बड़ी होती गई, मल्टीनेशनल बन गई और पावरफुल बन गई। अब प्रॉब्लम क्या शुरू हो गई इससे कि जो मैनेजर्स और डायरेक्टर्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पावर आ गई। क्यों? क्योंकि कंपनीज भी बढ़ गई हैं। इसकी वजह से फ्रॉड जैसी चीज़ें हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग, करप्शन, कंपनी की मनी का मिसयूज़ होना, फेक अकाउंटिंग होना, शेयर होल्डर्स का एक्सप्लॉयटेशन होना, ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। So modern corporate governance started focusing on how to control corporate power. तो मॉडर्न जो अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने देखा कि हम कैसे इस कॉर्पोरेट पावर को, जिसका बहुत मिसयूज़ किया जा रहा है, इसको कंट्रोल में कैसे लाया जाए। तो ये एंटायर यूनिट जो है इस ही आइडिया के अराउंड रिवॉल्व करती है कि हम कैसे कंट्रोल करेंगे ये मिसयूज़ ऑफ पावर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है इस यूनिट में बोर्ड स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टर्स। ये हमारा फाउंडेशन टॉपिक है इस यूनिट का। सबसे पहले समझते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अ ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स टू मैनेज एंड सुपरवाइज द कंपनी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक ऐसा ग्रुप है जो कि शेयर होल्डर्स के थ्रू इलेक्ट किया जाता है ताकि वो मैनेज कर सके और सुपरवाइज कर सके कंपनी को मैनेज करना, उसका सब चीज़ें देखना, कोई फ्रॉड, कोई कुछ गलती तो नहीं हो रही है। तो ये तो हमें पता चल गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी में ऐसे ही कहीं से नहीं आ गए, इनको शेयर होल्डर्स ने ही इलेक्ट किया होता है और ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। इनको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनका काम क्या होता है, कंपनी को मैनेज करना, उसको सुपरवाइज करना, कैसे चलाए, ये सब इनके अंडर होता है। दे आर द टॉप गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी। अगर हम बात करें कंपनी में कोई ऐसी बॉडी जो टॉप मैनेजमेंट में आती है, टॉप लेवल पे आती है, जो गवर्न कर रही हैं, तो वो कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सिंपल अंडरस्टैंडिंग पे अगर जाएं तो शेयर होल्डर्स तो ओनर्स होते हैं, बट थाउजेंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स कैन नॉट रन द कंपनी डेली। पर ज़रूरी नहीं है ना शेयर होल्डर्स एक दो, अब इतने सारे शेयर होल्डर्स होंगे, थाउजेंड्स के अमाउंट में शेयर होल्डर्स अगर होंगे तो वो डेली कंपनी को रन नहीं कर सकते। मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ों के मुझे लगता है कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ सकती हैं, इसीलिए तो वो अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को। दीज डायरेक्टर्स कलेक्टिवली फॉर्म बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ये जो डायरेक्टर्स हैं ये साथ में मिलके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं। इनका मेन काम क्या होता है बोर्ड का? द बोर्ड मेक्स मेजर डिसीजंस, सुपरवाइजेस मैनेजमेंट, प्रोटेक्ट्स शेयर होल्डर्स, इंश्योर्स कंपनी फॉलो लॉ एंड एथिक्स। इस बोर्ड का मेजर वर्क क्या होता है? डिसीजंस बनाना, मैनेजमेंट को सुपरवाइज करना, शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना, इंश्योर करना कि कंपनी जितने भी लॉ हैं एंड एथिक्स हैं उन्हें फॉलो कर रही हो। बोर्ड की ज़रूरत क्या होती है? बिना सुपरविजन के मैनेजर्स अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं, करप्शन भी बढ़ सकता है, शेयर होल्डर्स को भी सफरिंग हो सकती है। सो द बोर्ड एक्ट्स लाइक वॉच डॉग ऑफ द कंपनी। इसलिए बोर्ड जो है कंपनी के वॉच डॉग की तरह काम करता है, बिल्कुल जैसे लाइक अ सिक्योरिटी। मतलब हर चीज़ का मैनेजमेंट देखना, हर चीज़ को तरीके से चेक करना, कहीं से भी कुछ गलती ना हो जाए। हमने समझ लिया बोर्ड कौन होते हैं, इनका काम क्या होता है, क्यों ज़रूरत है, क्या है। अब समझते हैं इनके टाइप। अलग अलग टाइप के भी तो हो सकते हैं। पहले हमारे पास है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये डायरेक्टर्स जो होते हैं ये डेली मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। किस में होते हैं? जो डेली काम हो रहा होता है ना उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये फुल टाइम वर्क करते हैं कंपनी में। एग्जाम्पल जैसे हम ले लें CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं? ये ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं, पॉलिसीज़ जो भी हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये एक्टिव मैनेजमेंट का रोल करते हैं।
ठीक है, जो ऐसी मैनेजमेंट जो काफ़ी एक्टिवली कर रही है काम, वो करते हैं। सेकंड हमारे पास है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। दीज डायरेक्टर्स डू नॉट मैनेज डेली ऑपरेशंस। ये वो डायरेक्टर्स होते हैं जो डेली का ऑपरेशंस में नहीं होते हैं। इनका मेनली क्या काम होता है, सिर्फ एडवाइस करना और सुपरवाइज करना, लोगों को देखना क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, एडवाइस करना। ठीक है, इनका रोल क्या होता है, मैनेजमेंट को मॉनिटर करना। ठीक है, इंडिपेंडेंट ओपिनियंस प्रोवाइड करना, मतलब ऐसे ओपिनियंस जो किसी भी चीज़ से बायस्ड ना हो, इंडिपेंडेंट हो, कंपनी के ग्रोथ से रिलेटेड हो, वर्क ओरिएंटेड जो भी ओपिनियंस हो सकते हैं, सो नो बायस्ड एंड नो फेवरेट, कुछ वैसे नहीं हो, इंडिपेंडेंट ओपिनियंस हो। शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो टाइप के होते हैं डायरेक्टर्स, वो होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होता है। ये डायरेक्टर्स का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता कंपनी में। ठीक है, आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट से भी इंडिपेंडेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि समटाइम्स मैनेजमेंट बिकम्स टू पावरफुल। कभी कभी क्या होता है, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हेल्प इन अनबायस्ड डिसीजंस, ट्रांसपेरेंसी, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, पावरफुल हो चुकी है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हेल्प करते हैं ऐसे डिसीजंस लेने में जो कि बायस्ड ना हो, अनबायस्ड हो, किसी के भी फेवरेटिज्म में, किसी को लेके, किसी के साथ कनेक्शन किसी भी चीज़ से रिलेटेड ना हो। वो ऐसे डिसीजंस हो जो लिटरली हेल्पफुल हो, ठीक है, जिनकी जेन्युइन ज़रूरत हो, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने में कोई हिडन फैक्ट्स ना हो, सब कुछ ओपन बुक रहे, और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने में। एग्जाम्पल लेते हैं, इफ़ मैनेजमेंट वांट्स टू हाइड फ्रॉड, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कैन क्वेश्चन देम। अगर कोई मैनेजमेंट जो है वो चाहती है फ्रॉड को छुपाना, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप ऐसा क्यों करना चाहते हो, क्या रीज़न है, नहीं आप क्यों ऐसे कर रहे हो, ये अलाउड नहीं है, वट एवर जो भी है इनका वर्क, वो इंश्योर करते हैं कि वो अच्छे से उसको कर सकें। इम्पॉर्टेंस क्या होती है प्रॉपर बोर्ड स्ट्रक्चर की, एक प्रॉपर तरीके से कंपनी के अंदर बोर्ड का स्ट्रक्चर होना, इसकी आखिरकार क्या ज़रूरत कह लो या क्या इम्पोर्टेंस होती है। गुड बोर्ड स्ट्रक्चर जो है वो डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है, पावर का मिसयूज़ ना हो उसको प्रिवेंट करता है, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करता है, और स्टेक होल्डर्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, गुड बोर्ड का, एक अच्छा बोर्ड स्ट्रक्चर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, फीचर्स कह लो आप। अ गुड बोर्ड शुड हैव डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए उनको, अपने प्रोफाइल में किस तरीके से वर्क हो रहा है उनको सब कुछ उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एथिकल लीडरशिप होनी चाहिए, एथिक्स के साथ फेयरनेस एंड ऑल सब चीज़ें, और बैलेंस्ड पावर होनी चाहिए, पावर बैलेंस्ड होनी चाहिए। सेकंड हम टॉपिक पे बात करते हैं जो कि है रोल ऑफ बोर्ड। बोर्ड का क्या रोल होता है, तो मेन रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्या मेन रोल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। सबसे पहला कि स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन, बोर्ड डिसाइड्स लॉन्ग टर्म गोल्स, एक्सपेंशन, इन्वेस्टमेंट्स, पॉलिसीज, इट गाइड्स कंपनी डायरेक्शन। ये एक स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन देती है, बोर्ड डिसाइड करती है लॉन्ग टर्म गोल्स होने के लिए, एक्सपेंशन कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, पॉलिसीज़ के लिए। ये कंपनी को एक डायरेक्शन देती है, गाइड करती है कंपनी के डायरेक्शन को, कंपनी आगे कैसे चलेगी। ठीक है, क्योंकि हमने जब स्टार्टिंग के सेंटेंस में ही पढ़ लिया, बोर्ड कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे वर्क कर रहे होते हैं। शेयर होल्डर्स ओनर्स हैं, ओनर अपनी कंपनी के लिए क्या क्या करना चाहेगा, वो सब चीज़ें बोर्ड कर रही है। एक कंपनी को चलाने के लिए जो चीज़ें नेसेसरी होगी वही बोर्ड करेगा। गोल्स पे ध्यान देना, एक्सपेंशन, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें नेसेसिटीज़ हैं, ये होनी होंगी, करनी पड़ेंगी, ग्रोथ करनी है, मेनली चलानी है कंपनी, बहुत सारी चीज़ें हैं। सेकंड है मॉनिटरिंग मैनेजमेंट, बोर्ड चेक्स वेदर मैनेजमेंट इज़ वर्किंग प्रॉपरली, वेदर कंपनी गोल्स आर अचीव्ड। ये मैनेजमेंट को भी मॉनिटर करता है, ये चेक करता है क्या मैनेजमेंट सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, कंपनी के कुछ गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उनको पूरा करने पे ध्यान दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं चल रहा। थर्ड, प्रोटेक्टिंग शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, बोर्ड ये भी इंश्योर करता है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी कंपनी से रिलेटेड पर्सन है, शेयर होल्डर्स हैं, उनका ट्रीटमेंट फेयर ट्रीटमेंट हो, ट्रांसपेरेंसी रहे, कुछ हिडन ना रहे उनसे, प्रॉपर डिस्क्लोजर रहे। ठीक है,
फोर्थ है इंश्योरिंग लीगल कंप्लायंस। बोर्ड ये भी इंश्योर करता है कंपनी को फॉलो करने में कि जो भी लीगल रिलेटेड चीज़ें हैं उसको कंपनी फॉलो कर रही हो, जैसे कि कंपनीज एक्ट, सेबी के रूल्स, टैक्स लॉज, एथिकल स्टैंडर्ड्स। फिफ्थ है रिस्क मैनेजमेंट। बोर्ड आइडेंटिफाई करता है बिजनेस का रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, लीगल रिस्क। सिक्स्थ है एथिकल गवर्नेंस। बोर्ड प्रमोट करता है ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कॉर्पोरेट एथिक्स। सिक्स्थ है अपॉइंटमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। बोर्ड अपॉइंट करता है सीईओ को, की एग्जीक्यूटिव्स को, सीनियर ऑफिसर्स को। सो बोर्ड डज 3 मेन थिंग्स। अगर देखा जाए तो बोर्ड जो है 3 मेन चीज़ें करता है, जो कि है वो डायरेक्ट करता है काम कैसे होगा, मॉनिटर करता है, चेक करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बोर्ड कमिटीज़ एंड देयर फंक्शंस। बोर्ड की कुछ कमिटीज़ हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। एज कंपनीज बिकेम ह्यूज, बोर्ड अलोन कुड नॉट हैंडल एवरीथिंग। बोर्ड में भी बहुत सारे तो ऐसे होंगे नहीं, और कंपनीज इतनी ह्यूज हो गई हैं तो बोर्ड के लिए अकेले हर चीज़ को हैंडल करना, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, सबके अलग अलग कंसर्न है, शेयर होल्डर्स को देखना, तो सब इतना सारा काम बोर्ड अकेले नहीं कर सकती। इसीलिए हमारे को स्पेशलाइज्ड कमिटीज़ को बनाने की ज़रूरत पड़ती है। ये कमिटीज़ फोकस करती हैं कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में, क्योंकि अलग अलग कमिटी हैं, अलग अलग वर्क है, अलग अलग स्पेसिफिक टास्क हैं, तो उन्हीं पे ध्यान देंगी। जैसे फर्स्ट हमारे पास कमेटी है ऑडिट कमेटी, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है। इसका काम क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग सिस्टम, ऑडिटिंग, फ्रॉड प्रिवेंशन, इन सब चीज़ों को चेक करना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत से स्कैम्स जो हैं वो फेक अकाउंट्स के थ्रू होते हैं। ठीक है, ऑडिट कमेटी इंप्रूव करती है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ओपन रहें, सब रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिस्क्लोज्ड हों, इन सब चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करती हैं। एग्जाम्पल, सत्यम स्कैम इन्वॉल्व्ड अकाउंटिंग फ्रॉड। सत्यम जो स्कैम हुआ था उसमें अकाउंटिंग फ्रॉड इन्वॉल्व था। तो स्ट्रॉन्ग ऑडिट कमेटी जो है इन सब चीज़ हेल्प करती है ऐसे फ्रॉड से बचने में। ठीक है, सेकेंड कमेटी है हमारे पास नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। इनका मेन काम होता है डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, सैलरीज डिसाइड करना, जैसे नाम में ही है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। ठीक है, और परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। इम्पॉर्टेंट क्यों है ये अनफेयर अपॉइंटमेंट्स और एक्सेसिव सैलरीज को काम से या ऐसी सिचुएशन होने से प्रिवेंट करती है। ठीक है, थर्ड है हमारे पास स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। इनका मेन क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, डिबेंचर होल्डर्स। हैंडल कोई भी अगर कंप्लेन हो स्टेक होल्डर्स की, कोई भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, तो उनकी कंप्लेंट्स को देखना। ठीक है, फिर हमारे पास है CSR कमेटी। ये हमारे को कंपनीज एक्ट के अंदर रिक्वायर्ड होती है। इसका मेन काम क्या होता है, ये प्लान करती है और मॉनिटर करती है CSR की एक्टिविटीज़ को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्पेंडिंग को। अब ये कमेटी इम्पॉर्टेंट क्यों होती है, ये इम्प्रूव करती है एफिशिएंसी, इंक्रीज करती है स्पेशलाइजेशन, गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करती है और फ्रॉड को रिड्यूस करती है। Then we have next topic, that is insider trading. Insider trading का मतलब क्या होता है, buying or selling company shares using confidential information that is not available to public. मतलब या तो हम कंपनी के शेयर को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन की यूज़ करके, कॉन्फिडेंशियल, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सबको अवेलेबल नहीं होती, प्राइवेट रखी गई है, ना कि ये पब्लिक को अवेलेबल है, उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हम शेयर को खरीद रहे हैं या सेल कर रहे हैं। इनसाइडर कौन होता है, पीपल लाइक डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, ऑडिटर्स, दे मे नो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बिफोर पब्लिक अनाउंसमेंट। इनको हो सकता है कि कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता हो जो पब्लिक को ना पता हो। एग्जाम्पल, सपोज अ डायरेक्टर नोज कंपनी प्रॉफिट विल राइज ह्यूजली नेक्स्ट वीक, बिफोर पब्लिक अनाउंसमेंट ही बाय शेयर सीक्रेटली, after announcement share prices rises, he earns unfair profit, this is insider trading. ऐसा मान लेते हैं एक डायरेक्टर है जो कंपनी के प्रॉफिट जो कि बहुत ह्यूजली बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीक, उसके बारे में जान गया,
तो आफ्टर अनाउंसमेंट शेयर प्राइसेस राइजेस, पहले उसने क्या किया, डायरेक्टर ने क्या किया, कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में उसे पहले ही पता चल गया कि अगले वीक इसके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो बिफोर पब्लिक अनाउंसमेंट उसने पहले ही सीक्रेटली जाके शेयर्स को खरीद लिया, और जब अनाउंसमेंट हुई शेयर के प्राइसेस बढ़ गए। तो जो प्रॉफिट उसने अर्न करा वो अनफेयर प्रॉफिट उसने अर्न करा। क्यों? क्योंकि उसके बारे में पब्लिक को पहले नहीं पता था और उसने उसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके शेयर्स को पहले ही परचेज कर लिया। इसी को हम क्या कहते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग। अब बात करी जाए कि ये क्यों गलत है। क्योंकि ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स डोंट हैव दैट इन्फॉर्मेशन। जो इन्वेस्टर्स नॉर्मल है, ठीक है, उनको तो इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता ही नहीं है ना। ये क्या करता है, इसकी वजह से एक अनफेयर एडवांटेज क्रिएट होता है। ऐसा एडवांटेज जो कि फेयर नहीं है, क्योंकि वो सबको नहीं मिल रहा, और ये मार्केट में ट्रस्ट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अंदर लोगों के अंदर ट्रस्ट इश्यूज भी आ जाते हैं कि हम इन्हें ट्रस्ट क्यों करें। इफेक्ट्स क्या आते हैं, ये रिड्यूस करता है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगर इनसाइडर ट्रेडिंग होती रहेगी तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको इन्वेस्ट करना होगा कंपनीज़ में, जिनको शेयर्स परचेज करने होंगे, उनका तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट ख़राब होगा ना यार कंपनी टूवर्ड्स के लिए, और कॉन्फिडेंस भी उनका कम होगा। ये स्टॉक मार्केट को भी काफ़ी हार्म करेगा, उसकी फेयरनेस को कि कितना फेयर है या नहीं है। ये करप्शन को भी इनकरेज करेगा। ठीक है, अब इससे बचने के लिए क्या क्या है, प्रिवेंशंस क्या हैं। देखो, सेबी हैज़ स्ट्रिक्ट रूल्स अगेंस्ट इनसाइडर ट्रेडिंग। सेबी ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के अगेंस्ट। कंपनीज मेंटेन करती है कॉन्फिडेंशियलिटी, डिस्क्लोजर सिस्टम्स, ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शंस। क्यों? क्योंकि सेबी ने रूल्स बनाए हैं, कंपनीज़ को ये फॉलो करने पड़ते हैं, उनको ये मेंटेन करना पड़ता है कि उनके डिस्क्लोजर सिस्टम्स कैसे हैं, उनके ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शंस को देखना पड़ता है। तो देखो, अगर मैं समझाऊं तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है यूजिंग सीक्रेट कंपनी इन्फॉर्मेशन फॉर पर्सनल प्रॉफिट। कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना अपने खुद के प्रॉफिट के लिए, पर्सनल प्रॉफिट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है विसल ब्लोइंग। देखो, विसल ब्लोइंग का मतलब क्या होता है। विसल ब्लोइंग मीन्स रिपोर्टिंग इलीगल, अनएथिकल और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर कोई भी ऐसा काम हो रहा है जो इलीगल हो, एथिकल ना हो, या फिर फ्रॉड रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो ऐसी कोई चीज़ हो रही है और उसके बारे में आके कोई रिपोर्ट करता है, कोई बताता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, उसी को हम कहते हैं विसल ब्लोइंग। अब देखो, बेसिकली ये जो चीज़ कोई बताता है ना, वो कोई पर्सन होता है, उस पर्सन को हम विसल ब्लोअर कहते हैं। ठीक है, और पूरे एक्टिविटी को हम विसल ब्लोइंग कहेंगे। अब एग्जांपल में हम समझते हैं, एन एम्प्लॉय डिस्कवर्स फेक अकाउंटिंग एंड रिपोर्ट्स इट। मतलब कोई एम्प्लॉय था कंपनी का ही, ऑर्गेनाइजेशन का, उसने ये देखा कि अकाउंटिंग तो फेक हो रही है, और उसने इसके बारे में आके बता दिया। अब वो एम्प्लॉय जो है उसे हम विसल ब्लोअर कहेंगे। बाकी बाय द वे ये क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर बोली जाए बात तो, क्योंकि फ्रॉड इनसाइड कंपनीज इज़ ऑफन हिडन। जो भी कंपनीज के अंदर फ्रॉड होते हैं ना, वो ज़्यादातर छुपा दिए जाते हैं। विसल ब्लोअर हेल्प करता है करप्शन, स्कैम्स और अनएथिकल प्रैक्टिसेस को एक्सपोज करने में। अगर टाइप्स देखे जाए विसल ब्लोइंग के, तो एक होता है इंटरनल विसल ब्लोइंग, एक होता है एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग। इंटरनल विसल ब्लोइंग का मतलब है जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रिपोर्ट करते हैं, और एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग का मतलब है रिपोर्टिंग टू आउटसाइड अथॉरिटीज़, मीडिया, रेगुलेटर्स। जब हम रिपोर्ट करते हैं पर बाहर किसी अथॉरिटी को, बाहर मीडिया में जाके बता देते हैं कि यहाँ तो ऐसा काम हो रहा है, रेगुलेटर्स को बता देते हैं, वो होती है एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये देखो, फ्रॉड होने से बचाती है। फ्रॉड हो जाए उससे पहले किसी ने आके हमें बता दिया, वाई नॉट, तो वही है ना, हम बच गए। ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करती है, जो हिडन चीज़ें उसे बाहर लेके आती है। गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करती है। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो विसल ब्लोअर्स को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी पर्सन इसके बारे में आके बताएगा, डोंट यू थिंक कि उसको भी कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ का फेस करना पड़ सकता है। पहली तो प्रॉब्लम आती है प्रेशर, दूसरा थ्रेट्स, तीसरा जॉब लॉस, चौथा हरासमेंट।
और भी हो सकती हैं। भाई देखो, जो पर्सन रिपोर्ट करता है कहीं ना कहीं उसको थ्रेट्स भी मिल सकते हैं, तूने ऐसा क्यों करा, उसकी जॉब से उसको निकाला जा सकता है, उसको हरासमेंट का फेस करना पड़ सकता है। तो उसके लिए तो प्रोटेक्शन भी तो ज़रूरी है। जो पर्सन आके बता रहा है वो इतना बड़ा काम कर रहा है, स्कैम से एक कंपनी को बचा रहा है, तो क्या हमें उसकी प्रोटेक्शन ज़रूर नहीं देनी चाहिए? एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत से कॉर्पोरेट स्कैम्स जो हैं ग्लोबली वर एक्सपोज बाय विसल ब्लोअर्स। ठीक है, तो ऐसे बहुत से कॉर्पोरेट स्कैम्स थे ग्लोबली जो कि विसल ब्लोअर्स ने ही कहीं ना कहीं एक्सपोज करे हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है शेयर होल्डर एक्टिविज्म। When shareholders actively influence company decisions, जब शेयर होल्डर्स एक्टिव बेसिस पे कंपनी के डिसीजंस में अपना पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, उसी को शेयर होल्डर एक्टिविज्म कहते हैं। अर्लियर शेयर होल्डर्स वर पैसिव, नाउ इन्वेस्टर्स क्वेश्चन मैनेजमेंट, डिमांड अकाउंटेबिलिटी, अपोज बैड डिसीजंस। पहले शेयर होल्डर्स इतने एक्टिव नहीं रहा करते थे, ठीक है, बट नाउ इन्वेस्टर्स जो हैं वो मैनेजमेंट को क्वेश्चन भी करते हैं, डिमांड भी करते हैं अकाउंटेबिलिटी कि ऐसा क्यों, क्या, किस लिए करा आपने, और अगर कोई डिसीजन बेकार होता है तो उसके अगेंस्ट भी खड़े होते हैं। ये शुरू क्यों हुआ? ड्यू टू कॉर्पोरेट स्कैंडल्स, मिस यूज़ ऑफ पावर, पुअर गवर्नेंस। कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी जो उनको बीच में आना पड़ा। इतने स्कैंडल्स हो रहे हैं, पावर का मिसयूज़ करा जाता है, गवर्नेंस सही नहीं रखी जाती, इसीलिए ये स्टार्ट हुआ। शेयर होल्डर एक्टिविज्म के मेथड्स क्या क्या है? शेयर होल्डर्स में वोट अगेंस्ट मैनेजमेंट। ऐसा हो सकता है कि शेयर होल्डर मैनेजमेंट के अगेंस्ट वोट करे कि मैनेजमेंट इज़ नॉट गुड, या कोई भी डिसीजन लिया जाए, डिमांड करे कि चेंजेस करवाए जाएँ, रेजोल्यूशंस फाइल करें, या फिर प्रोटेस्ट करें डिसीजंस के रिगार्डिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके? ये गवर्नेंस को इम्प्रूव करता है, ये ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करता है, ये शेयर होल्डर की वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल, शेयर होल्डर्स में अपोज एक्सेसिव CEO सैलरी। अगर CEO की सैलरी बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है शेयर होल्डर्स उसके अगेंस्ट खड़े हों कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। हु आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स? ऑर्गेनाइजेशंस इन्वेस्टिंग ह्यूज मनी, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, बैंक्स। जो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ह्यूज अमाउंट में मनी को इन्वेस्ट करती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, पेंशन फंड्स होंगे, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, उन्हें हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, क्या क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? क्योंकि ये होल्ड करते हैं लार्ज शेयर्स, तो ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं गवर्नेंस को बहुत स्ट्रांगली। इनका रोल क्या होता है? ये मॉनिटर करते हैं मैनेजमेंट को, ये डिमांड करते हैं ट्रांसपेरेंसी, ये कंपनी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं और गुड गवर्नेंस को प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल, इफ़ लार्ज इन्वेस्टर्स लॉस ट्रस्ट, कंपनी रेपुटेशन फॉल्स बैडली। अगर बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो ट्रस्ट खो बैठेंगे तो कंपनी के रेपुटेशन बहुत गलत तरीके से गिरेगी। क्लास एक्शन सूट क्या होता है? ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है। इसका मीनिंग है ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर फाइल अ केस अगेंस्ट कंपनी फॉर कॉमन हार्म। मतलब ग्रुप में साथ में लोग आते हैं, ठीक है, वो एक केस फाइल करते हैं कंपनी के अगेंस्ट उस चीज़ के लिए जो उनको कहीं ना कहीं कॉमन हार्म हुआ हो, उनकी कोई कॉमन प्रॉब्लम रही होगी, उसके लिए वो साथ में आकर ही केस फाइल करते हैं। ये ज़रूरी क्यों होता है? समटाइम्स वन इंडिविजुअल इन्वेस्टर इज़ वीक बट मैनी इन्वेस्टर्स टुगेदर बिकम स्ट्रॉन्गर। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक अकेला इन्वेस्टर जो है वो वीक पड़ जाए कंपनी के अगेंस्ट, बट बहुत सारे इन्वेस्टर अगर साथ में आके करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। एग्जाम्पल, इफ़ थाउजेंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स सफर ड्यू टू फ्रॉड दे कैन जॉइंटली फाइल अ केस। अगर बहुत थाउजेंड्स के अमाउंट में शेयर होल्डर्स को कोई फ्रॉड का फेस करना पड़ा है तो वो साथ में मिलकर एक केस फाइल कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, रॉन्ग डूइंग जो है उसको पनिश करने के लिए होता है, अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए होता है। नेक्स्ट टॉपिक है CSR एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखिए, CSR का मतलब समझते हैं, बहुत बार हमने सुना। CSR की फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मीनिंग है कंपनी शुड कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। कंपनीज एनवायरनमेंट में रह के काम करती है, सोसाइटी के साथ में होती है, तो कंपनीज़ की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी और एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स। CSR की क्या ज़रूरत पड़ती है? कंपनीज़ जो है नेचुरल रिसोर्सेज का, लेबर का, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करती है, सो दे ऑल्सो हैव सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि नहीं बनती है? जब कंपनी जहाँ रह रही है वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रही है, लेबर का यूज़ कर रही है, पब्लिक का इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी यूज़ कर रही है, तो उसका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड सोसाइटी, ठीक है। एरियाज़ क्या है CSR के, जैसे कि एजुकेशन में कर सकती है, हेल्थ में, एनवायरनमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, इन सब जगह पे CSR अप्लाई हो सकता है। कनेक्शन क्या है इसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस से? देखिए, गुड गवर्नेंस इज़ नॉट ओनली अबाउट प्रॉफिट। गुड गवर्नेंस का हमेशा ये मोटिव या मतलब नहीं होता कि प्रॉफिट अच्छा होना, ये भी इंक्लूड करता है कि आपके कुछ एथिक्स है, सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना, सोशल वेलफेयर करना। एग्जाम्पल, अ कंपनी फंडिंग एजुकेशन प्रोग्राम्स, एक कंपनी जो है एजुकेशन प्रोग्राम्स को फंड कर रही है। Indian law. Under Companies Act 2013, certain companies must spend 2% of average net profits on CSR. इंडियन लॉ के अंदर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बताया गया कि कुछ कंपनीज हैं जिनको 2% उनका एवरेज नेट प्रॉफिट्स का स्पेंड करना ही करना पड़ेगा CSR में। देखिए, CSR के बेनिफिट्स क्या होते हैं? रेपुटेशन अच्छी होती है, कस्टमर में ट्रस्ट बनता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी मेंटेन रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ गांधीयन ट्रस्टीशिप। तो इसका मतलब समझते हैं। देखिए, महात्मा गांधी बिलीव करते थे वेल्दी पीपल शुड एक्ट एज अ ट्रस्टीज ऑफ सोसाइटी वेल्थ। जो इंसान बहुत वेल्दी है, अमीर है कह लो, उनको किसकी तरह एक्ट करना चाहिए? सोसाइटी की वेल्थ की ट्रस्टीज की तरह काम करना चाहिए, ठीक है। मतलब बिजनेस शुड नॉट यूज़ वेल्थ सेल्फिशली, बिजनेसेस को वेल्थ को सेल्फिश वे में यूज़ नहीं करना चाहिए। वेल्थ शुड बेनिफिट सोसाइटी ऑल्सो, वेल्थ जो है उसका बेनिफिट सोसाइटी को भी मिलना चाहिए। इसका मेन आइडिया क्या है? बिजनेसमैन आर नॉट एब्सोल्यूट ओनर्स, बिजनेसमैन एब्सोल्यूट ओनर्स नहीं होते, दे आर ट्रस्टीज ऑफ वेल्थ, मतलब वो केयर टेकर होते हैं वो पूंजी के जो उनके पास है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? कि इनइक्वालिटी को कम करता है, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करता है, एथिकल बिजनेस को एनकरेज करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्या कनेक्शन है? मॉडर्न गवर्नेंस ऑल्सो सेज कंपनीज शुड केयर फॉर एम्प्लॉयज़, एनवायरनमेंट, सोसाइटी, नॉट ओनली प्रॉफिट। मॉडर्न गवर्नेंस भी ये कहता है कि कंपनीज को एम्प्लॉयज़, एनवायरनमेंट और सोसाइटी का ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट का ही नहीं। एग्जाम्पल, अ कंपनी हेल्पिंग पुअर कम्युनिटीज़ इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन लग्जरी प्रॉफिट्स। एक कंपनी जो है पुअर कम्युनिटीज़ की हेल्प कर रही है, ना कि सिर्फ फोकस कर रही है अपने लग्जरी प्रॉफिट्स पे। तो डिफरेंस क्या है CSR और ट्रस्टीशिप में? देखिए, CSR जो है लीगल या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लीगल क्योंकि कहीं कहीं कुछ कंपनीज का मस्ट है कि उनको 2% शेयर देना पड़ेगा। ट्रस्टीशिप क्या है? कि मोरल फिलॉसफी है, ठीक है, मोरली बोलते हैं और लोग कर सकते हैं। CSR जो है एक स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ में है, ट्रस्टीशिप क्या है? एक ओवरऑल एथिकल माइंडसेट है कि आप ऐसे रहते हो, ऐसे करते हो। CSR जो है कंपनी स्पेंड करती है ऑन सोसाइटी, और ट्रस्टीशिप क्या है? वेल्थ जो है बिलोंग करती है सोसाइटी को इनडायरेक्टली। सो आफ्टर this unit is done, unit number 2 is done. Thank you for watching this video. I'll see you in the next video. Till then, bye bye.